मेरे मेहमान राइट्स एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनिस्ट और इंटेलेक्चुअल करामत अली साहब हैं। करामत, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि मुसलसल ये बात की जाती है कि जी हम जो हुकूमतें आती हैं बैक टू बैक, उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा नहीं सकते। क्या ऐसा सही है कि ये हुकूमतें ही ऐसी हैं कि हम इनसे उम्मीदें नहीं लगा सकते, या ये जो मज़दूर और गरीब तबका है, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो भी कुछ पुश करते? क्या किया जा सकता था? देखिए, सिर्फ हुकूमत का इशू नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आप कह रहे थे कि ये बजट जो हैं ये और लंबे अरसे को छोड़ दें, 1988 से ये बजट इसी तरह के बने हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं उसमें। तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये कि हुकूमत से ज़्यादा इस बात को देखना है कि जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है, क्या उसके अंदर कोई और किस्म का बजट लाने की गुंजाइश मौजूद है कि नहीं। अब 88 से हम IMF के पास गए, कर्ज़ा मांगा उनसे, उनकी शराइत पे हमने मुआहदा किया, और वो शराइत जो हैं वो ऐसी हैं जिसको वो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कहते हैं। अब वो एडजस्टमेंट होने की ज़रूरत है या स्ट्रक्चरल चेंज होने की ज़रूरत है। तो IMF का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है वो यही है कि आप सरमायादारी निज़ाम में रहेंगे और आपकी एक जो है वो डिपेंडेंट मईशत होगी, और सारा कोई जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होनी चाहिए मईशत के अंदर, माशरे के अंदर, उनको आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, स्टेटस को बरकरार रहेगी। तो उसमें फिर गुंजाइश यही है कि आप पहला कर्ज़ा जो है उसको अदा करने के लिए दूसरा कर्ज़ा भी ले लें। और अब जो हाल हो गया है कि पहले हमारे यहाँ होता था कि जो कर्ज़ों की अदायगी की मद थी वो तीसरे या चौथे नंबर पर होती थी, जो जिस तरह की हम बजट की एलोकेशन करते हैं। अब वो पहले नंबर पे आ गई है, और हमारे मुल्क में कानून बना हुआ है कि आपका जो कर्ज़े हैं वो आपकी GDP के 55 या 60% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हम 80% तक जा चुके हैं और उस कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो उसी के साथ बाकी जो एलोकेशन है, क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें हर अपने पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत सारे तनाज़िश बने हुए हैं। तो हमारा पहले नंबर पे हुआ करता था जो जिसको हम डिफेंस एक्सपेंडिचर कहते हैं, अब वो दूसरे नंबर पे आ गया है, और जो स्टेट को चलाना है रोज़मर्रा बुनियादों पे वो तीसरे नंबर पे है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये तीन जो मदें हैं, इसमें तीनों को पूरा करने की हमारे जो हम टैक्सेस जमा करते हैं, जो जो आमदनी है, वो उसमें ये तीन एक साथ पूरे नहीं हो सकते हैं। तो पहला जो कर्ज़े का हिस्सा है वो हम इन तीनों का बैलेंस करने में लगाते हैं। उसके बाद जो कुछ हम करते हैं उसके लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं। अभी इस बजट को भी देख लें कि आपके जो टैक्स रेवेन्यू है और जो आपके एक्सपेंडिचर है उनमें बहुत बड़ा गैप है, और वो अभी तक किसी को पता नहीं कि कहाँ से पूरा होगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि उसके लिए भी फिर कर्ज़ा लिया जाए। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई संजीदा लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई हैं, वही ढांचे चले आ रहे हैं। बल्कि ये भी एक पाकिस्तान के लिए एक डिस्टिंक्शन है कि हर साल नए एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पैदा होते हैं। जो सरकारी ज़मीनें हैं वो ज़मीन पे काश्त करने वालों को नहीं दी जाती, बल्कि उन लोगों को जिनका बराह रास्त कोई वास्ता नहीं है, वो ज़मीन मिलने के बाद भी ख़ुद काश्त नहीं करते हैं, तो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पैदा होते हैं। और हमारी जो ज़रूरी मईशत है वो तकरीबन 40-45% जो है लेबर फोर्स उस पे है जिसके कोई राइट्स नहीं हैं। हमारे यहाँ जो है वो जो टेनेंसी का कानून 1950 से मौजूद है, उस पर कोई अमल दरामद अब नहीं होता है, और जो काम कर रहे हैं लोग उनको जो बटाई में हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कोई लेबर लॉज वहाँ लागू नहीं होते हैं।
بالکل غلاموں کی طرح سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس سب کے ہوتے ہوئے پھر جب تک آپ زرعی اصلاحات نہیں کرتے ہیں تو دنیا بھر کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو صنعت کاری ہے وہ بہت سلو ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے، بلکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے۔ اور کل ہی میں نے دیکھا ایک بیان آیا ہے ٹیکسٹائل کی صنعت سے وابستہ ایسوسی ایشن کا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہم نے اب کمیٹی بنائی ہے جو اس پر غور کر رہی ہے کہ ہم اپنی صنعتیں دوسرے ملکوں میں لے جائیں، کیونکہ نہ اب گیس مل رہا ہے، نہ بجلی مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، امن و امان کی صورت حال ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوگا، گارمنٹ ٹیکسٹائل کی جو کوئی 250 سے زیادہ فیکٹریاں تو چند سال پہلے ہی شفٹ ہو چکی تھیں، کچھ سری لنکا میں گئیں، کچھ بنگلہ دیش میں گئیں۔ تو اصل چیز جو ہے یہ کہ جب تک آپ یہ سٹرکچر نہیں بدلیں گے، پھر جو ہماری حکومت چلانے کا طریقہ کار ہے یہ شاید دنیا کی مہنگی ترین ریاست چلانے کا طریقہ ہے۔ جو اخراجات ہیں، جس طرح سے جو ہمارے بیوروکریسی کے لوگ جس ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، جو ان کی پریویلیجز اور پرکس ہیں، وہ تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو ملک پاکستان کو کافی بڑی رقوم جو ہیں وہ گرانٹس میں بھی دیتے ہیں، ان کے وزیر اعظم کو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے رہتا ہے، وہ سائیکل پہ اپنے دفتر جا رہا ہوتا ہے، ان کے 2-3 کمرے کے فلیٹ میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن یہاں کی جو حالات ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنی مہنگی ریاست بہت کم لوگ ہیں اپنی آمدنی کے تناسب سے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جب تک آپ ری اسٹرکچر نہیں کریں گے، ان کو ری ورک نہیں کریں گے، اور بنیادی طور پہ جو اکانومی کے اندر جو اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے، اور جس میں سر فہرست جو ہے وہ زرعی اصلاحات کا ہونا ہے، کہ اب آپ دیکھیں ابھی آ رہا پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن ہم گندم منگائیں گے، یعنی ہماری جو زراعت پر مبنی معیشت ہے اب اس کا حال یہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے اس پر کاشت کرنے والوں کا کنٹرول نہیں ہے۔ جب تک آپ زمین ان لوگوں کو نہیں دیں گے، آپ کی پروڈکٹیوٹی لو رہے گی، اور آپ آہستہ آہستہ محتاج ہو جائیں گے خوراک کے لیے اس کو امپورٹ کرنے کو۔